वेलकम बैक। जैसा कि हम लोगों ने कैनोनिकल फॉर्म को स्टार्ट किया हुआ था कि जो पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं कैनोनिकल फॉर्म के, उसको आगे लेके चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो कि पैराबोलिक पीडीई पे क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग आज ही इसी वीडियो के अंदर कॉशे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कहा गया कि इसको सॉल्व करो। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जी ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले आपने जो ध्यान देना वो ये है कि ये जो पीडी हम लोग को गिवन है ये डिपेंडेंट वेरिएबल यू में है, और जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी गई है वो है जी के अंदर। तो कोई मसला नहीं है, जी को यू के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात जो आपने ध्यान देनी है वो ये है कि ये जो उनसे कोफिशेंट्स हैं, यू एक्स एक्स का, यू एक्स वाई का, यू वाई वाई का जो कोफिशेंट है ये वेरिएबल कोफिशेंट्स हैं। तो इनको सॉल्व करना है, तो उसने कहा रिड्यूस करो, क्लासीफाई करो और रिड्यूस करो टू कैनोनिकल फॉर्म। तो आइए देखते हैं ये कौन सी क्लास बनती है। सबसे पहले सोल्यूशन में आपने इसकी क्लास को वेरीफाई करना है। क्लास को वेरीफाई करते हैं पहला स्टेप किस तरह से कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे देखता हूँ तो वो एक्स स्क्वायर नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर मैं b की वैल्यू देखता हूँ, b की वैल्यू हमारे पास -2xy नज़र आ रही है। इसी तरह से c की वैल्यू हमें वाई स्क्वायर नज़र आ रही है। अगर ये यहाँ पे चीज़ें मैं पुट करता हूँ तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकलता है -2xy होल स्क्वायर -4ac। तो आंसर आया जी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया हमारे पास 0। तो जी जब किसी डिस्क्रिमिनेंट का, जब किसी पीडीई की डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हमने कहा था कि ये जिसकी जो सी क्लास बनेगी वो बनेगी पैराबोलिक। अब पैराबोलिक को किस तरह से सॉल्व करना है, कल मैंने आपको हाइपरबोलिक के बारे में बताया था कि हाइपरबोलिक पीडीईज को किस तरह से फाइंड करना है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो सी है वो किस तरह से निकालनी है। आज पैराबोलिक है, पैराबोलिक के लिए कुछ डिफरेंट बातें हैं, तो मैं चाहता हूँ आप ध्यान से देखें। तो जी अगर इक्वेशन हमारी पैराबोलिक निकल आती है तो जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी होती है वो ये है, ये ट्रांसफॉर्म्ड कैनोनिकल फॉर्म के अंदर ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो सी है जिसको कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है, उसके अंदर जो से कोफिशिएंट्स हैं उनकी ये वैल्यूज़ हैं। अब पैराबोलिक के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात अगर एमसीक्यूज में हो सकता है पूछी जा सके कि अभी पैराबोलिक पीडीई की कैनोनिकल फॉर्म निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए था। वो डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने कैपिटल इस्तेमाल किया क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म के अंदर हमने कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी आपको एमसीक्यूज के बारे में बताऊँ कि एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अगर मुझे कैनोनिकल फॉर्म बनानी है किसी पैराबोलिक पीडीई की तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अगर मैं ए या सी को 0 कर देता हूँ तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि पैराबोलिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली दिस इंप्लाइज दैट बी शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर ए या सी में से कोई एक 0 हो जाता है तो इसका मतलब है बी 0 होना ही पड़ेगा। तो पैराबोलिक पीडीईज को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है हाइपरबोलिक से। आपने क्या करना है, बी की वैल्यू को तो फाइंड ही नहीं करना, सिर्फ चेक करना है क्या ए 0 है या सी 0 है। तो देखते हैं, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी तक। तो इसके अंदर आपने बी को तो चेक ही नहीं ना करना, बी को तो ऑटोमेटिकली आपने 0 कर देना है और ए और सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। देखें ए और सी के अंदर अब ईटा और एक्साई नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहे हैं, ईटा और एक्साई नज़र आ रहे हैं। अब ईटा और एक्साई को किस तरह से फाइंड करना है, यहाँ पे जब हाइपरबोलिक थी जब हाइपरबोलिक थी तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ये निकाली थी। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दें कि इसको पैराबोलिक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए था, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ तो वो बन जाएगी 4 पैराबोलिक के लिए आपका जो dy बाई डी एक्स बनेगा, dy बाई डी एक्स वो बनेगा b/2a। यहाँ पे फिर एक और बात याद करने वाली है पैराबोलिक के अंदर कि यहाँ से हमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगी, जबकि हाइपरबोलिक में प्लस और माइनस के साथ हम लोगों को 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलती थी, जबकि पैराबोला में हमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलती है। तो एक मिलती है लेकिन हमें उसका नाम फॉर एग्जांपल हम एक्साई रख लेंगे, और फिर जो ईटा बनेगा, जो ईटा कर्व होगी वो हम लोग आर्बिट्रेरी लेंगे। क्या लेंगे, आर्बिट्रेरी, जो आपका दिल करता है वो लें।
लेकिन वो दिल जो सा आपका करता है उसके लिए जो सी जकोबियन है, जकोबियन क्या था, देखिए जी यहाँ से एक्साई की वैल्यू तो हम लोगों को मिल जाएगी, लेकिन ईटा आपने वो चूज करना है जिसकी वजह से ये जकोबियन नॉन जीरो आए। एक बंदा अगर ईटा को एक कांस्टेंट वैल्यू फर्ज कर लेता है, फॉर एग्जांपल ईटा को वो 3 पुट कर लेता है, तो जाहिर सी बात है ईटा एक्स भी जीरो, ईटा वाई भी जीरो, तो ये जकोबियन क्या आ जाएगा हमारा जीरो। तो ईटा इक्वल्स टू 3 हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा किसी भी पीडीई को। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ईटा को एक्स स्क्वायर ले लेता है, एक्स क्यूब ले लेता है, एक्स वाई ले लेता है, एक्स ले लेता है, जो उसका दिल करता है वो ले लेता है, सच डैट उसका जो सा जकोबियन है वो नॉन जीरो आता हो। हम लोग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईटा बनाया करेंगे जिससे हमारी जो सी कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी। देखिए पैराबोलिक के लिए अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, बी ओवर 2a, बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी -2xy, और a की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये x इससे कैंसिल, तो आया -y ओवर x। तो यहाँ से अगर मैं ये एक आपको पता है सेपरेबल फॉर्म बन गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन की सेपरेबल फॉर्म है -y ओवर x। तो इसको अगर मैं -c, और इस -c ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको नेचुरल लॉग ऑफ c1 रख देता हूँ। देखें ये भी एक हमें कांस्टेंट ही दे रहा है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, ये नेचुरल लॉग से कैंसिल, आंसर आया c1 इक्वल्स टू एक्स वाई, c1 इक्वल्स टू एक्स वाई। ये किस तरह से सॉल्व किया है ये आप लोगों को पता है, सेपरेबल फॉर्म को किस तरह से सॉल्व करते हैं। c1 कल भी हम लोगों ने कांस्टेंट की एक वैल्यू निकाली थी, उसको हम लोगों ने कह दिया था एक्साई, तो यहाँ पे भी हम इसको फॉर एग्जांपल क्या रख लेते हैं, एक्साई इक्वल्स टू एक्स वाई, यहाँ से एक्साई की वैल्यू आ गई। अब ईटा क्या होना चाहिए, देखें ईटा फॉर एग्जांपल राना वैस जो है वो ईटा को एक्स स्क्वायर लेट कर लेता है, उसी तरह से ये हारून भाई जो से हैं ये एक्स क्यूब लेट कर लेते हैं, इसी तरह से ये नबील भाई जो से हैं ये एक्स वाई लेट कर लेते हैं। तो वो सब लोग फिर चेक करेंगे इस जकोबियन को, जब वो चेक करेंगे अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो उनका आंसर ठीक है। बुक में ईटा इक्वल्स टू एक्स लिया हुआ है, तो हम भी ईटा इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं। अगर ईटा इक्वल्स टू एक्स ले लिया है तो बी को तो फाइंड नहीं करना, ए को फाइंड करना है और सी को फाइंड करना है, तो मुझे कुछ इनके डेरिवेटिव्स चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, ईटा एक्स चाहिए, एक्साई एक्स चाहिए। एक्साई एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास, तो ये कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स मैंने लिए हैं एक्साई और ईटा के। अगर मैं इसको जकोबियन में चेक करूं, एक्साई एक्स हमारे पास क्या है वाई, एक्साई वाई है हमारे पास एक्स, ईटा एक्स है हमारे पास 1 और ईटा वाई है हमारे पास 0। तो चेक करें आप, यहाँ मल्टीप्लाई 0, यहाँ मल्टीप्लाई 0 और ये -x, ये नॉन जीरो है। -x आया जो कि नॉन जीरो है क्योंकि x की कुछ ना कुछ वैल्यू है, x जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूँ और c की वैल्यू निकाल रहा हूँ, d की, e की, f की और g की। तो मैं आपको पता है किस तरह से निकालनी है ये डेरिवेटिव जो है पार्शियल, इसको यहाँ पे पुट करना है, a और b की वैल्यू को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ये वैल्यूज आती हैं इन डेरिवेटिव्स को यहाँ पे पुट करने के बाद। वो जो मैंने आपको बात कही थी कि या तो a को 0 कर लें या c को 0 कर लें, उसमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू क्या आनी थी, 0 आनी थी। जब आप लोगों ने इसको चेक किया तो a 0 निकला, दिस मीन्स दैट c को 0 नहीं अब होना चाहिए, उनमें से किसी एक को 0 होना था। आपके पास फार्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने कहा था या a 0 हो जाए या c 0 हो जाए, तो b ने ऑटोमेटिकली 0 ही निकलना है। तो देखिए जब a की वैल्यू 0 निकली तो b की ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या निकली, 0 निकली। आपको b को निकालने की भी जरूरत नहीं है, इस पे सर खपाने की भी जरूरत नहीं है। c की वैल्यू नॉन जीरो निकली है, जब और का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक। इसी तरह e की वैल्यू भी 0 है, इसी तरह d की वैल्यू भी 0 है, इसी तरह f और g की वैल्यू भी 0 है। इसको अपनी मैं कैनोनिकल फॉर्म के अंदर पुट कर रहा हूं, तो देखें क्या आंसर है। तो जी ये वाली वैल्यू निकलती है जब हम ये वाली तमाम कोफिशिएंट जो से हैं इस पीडीई के, उसमें जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए और बी की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास जो कैनोनिकल फॉर्म आती है वो ये आती है। अब देखें यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकाल लें, यहाँ पे आएगा x u ईटा ईटा -2y u ईटा इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पे ज़रा बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। अगर मैं x को यहाँ पे 0 कर देता हूँ, फर्ज करो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, अगर यहाँ पे x 0 हो जाता है तो यहाँ पे देखें जैकोबियन फिर 0 हो जाता है। आपने कहना है x नॉन ज़ीरो है, अगर x नॉन ज़ीरो है तो फिर आपकी ये वाली जो सी वैल्यू है ये 0 है। u के जो से कोफिशिएंट है वो x और y में है, हालांकि हमें जो PDE बनानी थी कैनोनिकल फॉर्म, वो उसमें जो से कोफिशिएंट थे वो एक्साई और ईटा के थे। तो जो हम लोगों ने एक्साई लेट किया था, एक्साई हमारे पास निकला था एक्स वाई और ईटा हमने निकाला था, इसको सेट किया था हमने अपने लिहाज से। तो यहाँ पे मैं अगर वाई की वैल्यू निकालता हूँ तो वो निकलेगा एक्साई ओवर एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है ईटा। तो इन दो वैल्यूज़ को इसमें मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो देखें एक्स की वैल्यू आई ईटा, यहाँ पे आया ईटा यू ईटा ईटा -2, वाई की वैल्यू क्या है एक्साई ओवर ईटा यू एक्साई इक्वल्स टू 0। अगर मैं एक्साई को कैल्शियम ले लूँ यहाँ पे तो एक्साई स्क्वायर यू ईटा ईटा -2 एक्साई यू एक्साई इक्वल्स टू 0। तो ये है जी हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस पैराबोलिक इक्वेशन। ये पैराबोलिक पीडी की ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म बनी है। तो उम्मीद है समझ आई है। अब हम लोग कॉशे प्रॉब्लम को हल करते हैं। कॉशे प्रॉब्लम ज़रा लंबा लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं कहता हूँ आप ज़रा ध्यान से देखें उसको। तो जी क्वेश्चन है ये बार बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कहता है जो मैंने आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको पहले कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद आप ऐसी इंटीग्रल सरफेस निकालो जो इन दो कर्व्स को क्या करती है, कंटेन करती है। ये आपको कंडीशंस दी गई हैं, ये आपको क्या दी गई हैं, कंडीशंस दी गई हैं। देखें थोड़ी सी बात यहाँ पे ज़रा समझें कि जब आप किसी पीडीई का सोल्यूशन निकालते हैं ना, तो वो आपको एक सरफेस देती है। वो आपको क्या देती है, एक सरफेस देती है। उस सरफेस के अंदर बहुत ज़्यादा कर्व्स होती हैं। अब वो सरफेस बनती ही कर्व्स के यूनियन से है। अब ये वाली हमें जो सी कर्व दी गई है ना, तो हमें कहा गया है कि जो सी आपने इसका सोल्यूशन निकालने लगे हो ना, उस सोल्यूशन मतलब कि उस सरफेस के अंदर इन कर्व्स को भी सेट करके दिखाओ। सेट करने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन निकलेगा ना, वो मुझे आंसर चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन है। तो देखें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखें यहाँ पे ज़रा बात अब सोचने वाली है कि ये 16y है। अब मुझे इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से करनी है। देखें 16y है, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूँ, अगर मैं इसको फ़र्ज़ करो कि मैं अगर इसको इक्वल टू 0 करता हूँ, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूँ तो क्या इसका मतलब है कि या तो 16 0 के इक्वल है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, या तो y इक्वल टू 0 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें हमें जो y की वैल्यू गिवन है ना, u ऑफ एक्स वाई हमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिया हुआ है, मीन्स के 1 दिया गया है। तो यहाँ पे ना तो 16 0 के इक्वल हो सकता है, ना तो y 0 के इक्वल हो सकता है। दिस मीन्स डैट कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ही 0 नहीं हो सकता। तो दूसरा केस देखते हैं। अगर मैं इसको लेस देन 0 करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेस देन 0 करता हूँ, तो पहला आएगा 16 लेस देन 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह से y लेस देन 0 विच इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि y फिर से हमें एक पॉजिटिव मीन्स के 1 दिया गया, तो ये वाला केस भी नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 करता हूँ तो दोनों केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं। 16 ग्रेटर देन 0 यस, y ग्रेटर देन 0 यस, बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन 0। तो जो हमारी पीडीई हुई, हमारी जो पीडीई बनी वो कौन सी बनी, हाइपरबोलिक बनी। कौन सी बनी, हाइपरबोलिक। तो मैं कहूँगा गिवन पीडीई इज हाइपरबोलिक। अच्छा, हाइपरबोलिक के लिए आपको कौन सी कंडीशंस दी गई थी कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व निकालनी है जिसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है। आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व निकालनी थी, उसके बाद आपने a b c d e f g की वैल्यू निकालनी थी। मैंने आपको कहा था b की वैल्यू को निकालना है आपने किस तरह, माइनस डेल ओवर a। अगर हमारे पास कौन से कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं दिए गए, तो फिर भी क्या b की वैल्यू को हम माइनस डेल ओवर a से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हो, जैसे हमें कुछ कंडीशंस गिवन हो, फिर कभी कभी हम लोग b की वैल्यू को माइनस डेल ओवर a से निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमें b की वैल्यू को इस फार्मूले से ही निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ना बुक के अंदर इस फार्मूले का इस्तेमाल करके b की वैल्यू को निकाला गया, लेकिन मैं यहाँ पे b की वैल्यू को उस माइनस डेल ओवर a से निकालूंगा। देखें किस तरह से निकालता हूँ। डेल की वैल्यू थी हमारे पास
डेल की वैल्यू है 16y, तो आया -16y, और a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आया 2, तो -8y हमारे पास आया। ये b की वैल्यू निकाली, लेकिन आप फार्मूले से जब निकालेंगे तो फार्मूले से आपके पास इसका आंसर निकलता -8। अब देखिए किस तरह से, यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है 1, तो यहाँ पे y की जगह पे 1 पुट करो तो -8 आ गया। अदरवाइज यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। अच्छा, b की वैल्यू आ गई, इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व निकालनी है, इसी तरह से आपने ये बाकी जो से कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। आपको मैंने बताया था कि यहाँ a और c दोनों को 0 कर दें, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, और b की वैल्यू निकाल ली है और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने a को भी नहीं निकालना, c को भी निकालना, b की आपने वैल्यू निकाल ली है, d और e निकाल लें, f और f के बराबर होता है, जो कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, e और f निकाल लें, और d और e आप लोग निकाल लें। ये आप निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालना है, आपको एक्साई और ईटा चाहिए। एक्साई की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अब निकालना आ चुका। तो जिस सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास जो कैनोनिकल फॉर्म निकली है वो ये निकली है। हमने कैनोनिकल फॉर्म तो निकाल लिया है, आपको आधे नंबर मिल गए हैं, लेकिन अब इस कैनोनिकल फॉर्म के अंदर आपने u का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। मींस कि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा एंड एक्साई है, तो आपने इसको पहले ख़त्म करना है, उसके बाद इन सर्फेसिस को इसके अंदर सेटिस्फाई करवाना है और फिर u की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन लंबा होने लगा, ज़रा ध्यान से देखें। अगर सबसे पहले ये ईटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ईटा, तो आपके पास देखें क्या आएगा, u एक्साई इक्वल्स टू, मैं सम आर्बिट्रेरी फंक्शन जो कि निकलेगा किसका, एक्साई का। देखिए इंटीग्रेशन तो आप लोगों को करनी आती होगी, तो जब ईटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये आया। इसी तरह से जब एक्साई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा φ1 एक्साई और प्लस φ2 ईटा। इसको यहाँ पे कहेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे हम लोग पहले इंटीग्रेट करते थे तो हमारे पास आता था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे। देखिए यहाँ पे क्यों ये आया, यहाँ पे एक्साई और ईटा खुद एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। अब जहाँ पे कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट नहीं आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बल्कि कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो यहाँ तक हमारी वैल्यूज निकल आई हैं। अगर इसके अंदर एक्साई की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, एक्साई है हमारे पास, अगर इन कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाऊँ तो मैं अगर u ऑफ x1 निकालता हूँ, u ऑफ x1 निकालता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था। देखें φ1 और 1 y की जगह पे क्या आया 1 और -x प्लस φ2 2 यहाँ पे 1 आया प्लस x, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आनी थी 1/2 x स्क्वायर इक्वल्स टू φ1, क्योंकि उसने कहा है ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। 2 - x प्लस φ2 2 प्लस x। इसी तरह से अगर मैं दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाऊँ, दूसरी कंडीशन ये है कि सबसे पहले इसको, ये जो ओरिजिनल हम लोगों ने निकाली है आर्बिट्रेरी फंक्शन के अंदर, उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो u y x y, देखें इस पे तो प्राइम आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है। मुझे नहीं पता ये क्या है, अगर पता होता तो मैं आंसर इसका निकाल लेता, लेकिन ये फंक्शन किसका है, 2√y - x का। तो अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो आपका ये सारे का सारा जो फंक्शन होगा, जिसका फाई खुद एक फंक्शन है, x के y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 1/√y। देखिए किस तरह आया, 2/√y का जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास क्या निकलेगा, 2/2√y, 2 से कैंसिल तो 1/√y, ये हमारे पास यहाँ पे आया। इसी तरह से इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे तो प्राइम आ जाएगा क्योंकि मुझे ये आर्बिट्रेरी फंक्शन का नहीं पता। तो φ2 2√y प्लस x, और बाहर क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1/√y। और कहता है पुट करने के बाद आपने y की जगह पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद आपने क्या करना है, y की जगह पे 1 पुट करना है। तो u y x1, तो ये सारा 1 हो गया, तो φ1 2 - x, और यहाँ पे प्लस ये सारा 1 हो गया, और φ2 यहाँ पे 2 प्लस x। लो जी, कहता है जब ये आप कंडीशन सेटिस्फाई करवा दोगे तो आपका ये आंसर क्या आना चाहिए, 2। तो आप इसकी जगह पे क्या लगा दोगे, ये चुप करके यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2। देखें जी, अब ज़रा इस पे ध्यान दें, इस स्टार पे ध्यान दें, और इस स्टार पे ध्यान दें। यहाँ पे φ1 है और यहाँ पे φ1 डैश है, यहाँ पे φ2 है, यहाँ पे φ2 डैश है।
ये ओरिजिनल सोल्यूशन है, ये ओरिजिनल सोल्यूशन है। इसको, इस डैश को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को। तो देखें जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, देखें इंटीग्रेट कराने से यहाँ पे आया 2x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया, ये डैश खत्म हुआ तो ये बना 5(1) 2 - x प्लस इसका डैश खत्म हुआ तो 5(2) 2 + x। तो ये आपके पास एक आंसर आया। अच्छा एक और बात, इंटीग्रेट करने से ये -x का ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। अब देखें अगर मैं इस स्टार को और इस स्टार डैश को सम करता हूँ, इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो क्या आएगा, ये 5(1) इस 5(1) से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, मैं एडिंग कर रहा हूँ, एडिंग स्टार एंड स्टार डैश तो क्या आएगा 1/2 x² प्लस 2x प्लस c इक्वल्स टू ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया, दोनों प्लस होने के बाद 2 5(2) 2 + x। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आपके पास आंसर आ रहा है 1/4 x² प्लस x प्लस। इसी तरह से मुझे 5(1) की वैल्यू फाइंड करनी है। 5(1) की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, किसी तरीके से ये 5(2) को कैंसिल करना है। 5(2) को कैंसिल किस तरह से करना है कि अगर आप इस स्टार को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा के इसमें जब ऐड करेंगे तो 5(2) और 5(2) आपस में कैंसिल और यहाँ पे ऐड होने के बाद -2 बन जाएगा। क्या, -2 5(1) 2 - x इक्वल्स टू, देखें इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराया था तो ये बन जाएगा -1/2 x²। और यहाँ पे आया हमारे पास क्या 2 + x 2x प्लस c। यहाँ से -2 से डिवाइड तो 5(1) की वैल्यू निकाली 2 - x इक्वल्स टू माइनस तो कैंसिल 1/4 x² -2x -c/2। अच्छा मैंने ये क्यों किया, मैंने क्यों 5(2) की वैल्यू निकाली, क्यों 5(1) की वैल्यू निकाली। देखिए हमारा जो ओरिजिनल सोल्यूशन है वो ये है, ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर जो कंडीशंस थी उसको सेटिस्फाई करवा के हमारे पास 5(1) 5(2) की वैल्यू निकाली। हालांकि हमारा जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसमें 5(1) जो सा है वो इसका फंक्शन है और 5(2) जो सा वो इसका फंक्शन है। हालांकि जो मेरे पास 5(2) या 5(2) निकला वो इसका 2 - x का फंक्शन है और ये 2 + x का फंक्शन है। अगर किसी तरीके से मैं इस 2 - x और ये 2 + x को इसमें कन्वर्ट कर दूं तो कन्वर्ट करने के बाद जब आप इस वैल्यूज को इसमें पुट करोगे तो आपके u(x)y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं किस तरह से कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करने लगा हूं। देखें ये लिखा हुआ है 2 - x, 2 - x है तो 5(1) है, 5(1) को 2 - x के लिए मुझे क्या चाहिए 2√y - x। तो मैं क्या करूंगा इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे 2√y - x के साथ, या इस तरह समझ नहीं लग रही तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया 2 - x की जगह पे मैंने ये लेके आना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो 2 - x की जगह पे ये लगा दूँ, ये लगाने के बाद मुझे कुछ कैलकुलेशन की समझ नहीं लगेगी। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो देखिए क्या निकलती है, तो -x इक्वल्स टू, इक्वल नहीं है इसको कहेंगे रिप्लेसमेंट, तो क्या आएगा 2√y - x -2। तो अगर मैं माइनस को भी इधर खत्म करता हूँ तो x की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास -2y + x + 2। इसके अंदर अगर मैं x की जगह पे ये रिप्लेसमेंट करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली देखें फाई की क्या वैल्यू निकलती है। देखें 5(1) क्या निकलेगा 2 माइनस x की जगह पे क्या लगाना है -2√y + x + 2 और यहाँ पे 1/4 x की जगह पे क्या लगाना है -2√y + x + 2 का होल स्क्वायर -2√y + x + 2 और -c/2। तो देखें यहाँ पे जब मैं माइनस यहाँ पे आएगा जी 5(1) 2 + 2√y - x - 2। तो ये 2 से कैंसिल और यहाँ पे क्या आया 5(1) = 2√y - x। तो देखें ऑटोमेटिकली जब ये रिप्लेसमेंट की तो 5(1) किस में आ गया, 5(1) किस में आ गया 2√y - x में। तो ये तो हम लोगों को फाइंड करना था। देखिए जी 5(2) का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला है 5(2) वो था 2 + x। तो देखिए जी यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या करना है 2√y + x लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा रिप्लेस 2 + x को रिप्लेस करूँगा किसके साथ, इसके साथ, क्या आएगा 2√y + x। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी देखिए 2y + x - 2। तो इस रिप्लेसमेंट को यहाँ पे कर दें तो 5(2) की वैल्यू निकलेगी, अंडरस्टूड सी बात है, जब इसको इसके रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे अंडर उठा, सॉरी यहाँ पे अंडर उठा,
तो आएगा 2√y प्लस एक्स। आप चेक कर लें, यही आएगा इक्वल्स टू 1/4। एक्स की जगह पे हम लोगों ने निकाला है 2√y प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू है जी हमारे पास क्या, अगर 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास देखिए क्या आता है 5 1 क्या था 2√y। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी इस तरह लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने यहाँ पे इसको फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला ओपन करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। लो जी, ये हमारे पास वो आंसर आ गया जो हम लोगों ने कर्व्स की सेटिस्फेक्शन के बाद निकाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक और बात बताना चाहता हूँ। जो हमारी कंडीशन थी वो थी u ऑफ x1 इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर और थी u ऑफ y x1 इक्वल्स टू 2। अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कराऊँ तो देखें ज़रा, y की जगह पे मैंने जब 1 लगाया, यहाँ पे 1 लगाया, 2 से कैंसिल, तो क्या आंसर आया 1/2 एक्स स्क्वायर। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह से इसको जब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये सारा 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 0। तो जब मैं वहाँ पे y की जगह पे 1 भी लगा दूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2। यहाँ से क्या आएगा 2। तो दिस मीन्स डैट कि जो आंसर निकाला है आपने उसको चेक भी कर सकते हैं आप कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। वो किस तरह, आपने जो सी हमें कर्व्स दी गई होंगी उसकी सेटिस्फेक्शन करवानी है अपने ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, तो आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है वो आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।